हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताएंगे इस वीडियो में मॉडल सेट 1 कक्षा 9 के लिए है। सब्जेक्ट जो है विज्ञान है ना। और सत्र जो है 2022 से 2023 है। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। तो चलिए हम समय को ज़्यादा नहीं लेते हैं और इसके प्रत्येक मॉडल सेट को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि निम्न में किन राशियों का ऐसा ही मात्रक समान होता है। तो देखिए, चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय होता है, तो उसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग का भी क्या होता है ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आने की जो ऐसा ही मात्रक समान होते हैं वो आपका आंसर होगा ए, चाल और वेग। दूसरा क्वेश्चन है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। निश्चित दिशा में वस्तुओं के द्वारा तय की दूरी को क्या कहते हैं। तो कोई निश्चित दिशा में तय करता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्योंकि अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में आसानी से लोग बता देते हैं दिशा को, डायरेक्शन को बता देते हैं कि वो दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया आंसर। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर इसका क्या है, डी है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। स्वचालित मतलब होता है कि जब गाड़ी चलती है तो उसमें वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है जब आप गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो उसमें एक यंत्र लगा होता है। आप कितना दूर चलें, कितना दूर नहीं गए हैं और कितना दूर अभी तक चले हैं, वो वहाँ पर एक यंत्र के द्वारा बताया जाता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को ऑडोमीटर कहते हैं ना। स्पीडोमीटर मतलब होता है कि जब एक्सीलरेटर लगाते हैं ना, एक्सीलरेटर देते हैं तो उसमें काटा ऊपर से जैसे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100 जाता है ना, तो वो आपको हो गया स्पीडोमीटर। उसको बताता है कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं। और ऑडोमीटर होता है कि आप कितना दूरी तय कर चुके हैं ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए, बोल रहा है अधिक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। पिंड कोई वस्तु है उसको पिंड बोलते हैं। और उस पिंड का जो द्रव्यमान है वो 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। अगर वेग आधा हो जाएगा और पिंड का द्रव्यमान 2 गुना हो जाता है तो उस स्थिति में उसका जो रैखिक संवेग होता है वो 4 गुना हो जाता है। यानी कि इसका आंसर होगा डी। यदि वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 हैं तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन समझिए, ए का जड़त्व यानी कि 6 kg है, बी के जैसे कि 6 kg है वो 34 kg से अधिक होगा। बी आपका कौन है, 34 है, एक कौन है, 6 है। तो इन दोनों में किसका द्रव्यमान अधिक है, बी का है। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए का अधिक होगा और बी का कम होगा। और दूसरा में क्या बोल रहा है, बी का अधिक होगा और ए का कम होगा। तो क्या होगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, है ना। चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम से कहा जाता है, इसको हम बताते हैं। प्रथम नियम क्या बताता है, वह वस्तु तब तक अपनी अवस्था में या तो जड़त्व में बनी रहती है जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। कोई वस्तु अस्थिर है ना, तो वो जड़त्व में अपनी है। जब वो जड़त्व में तब तक बनी रहती है जब तक उसमें हम कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। जैसे कि अब पेंसिल हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, वो तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उसे हम अपने हाथों से नहीं उठाते हैं। हम बाहरी बल हो गए किसका, वो चौक का, डस्टर का, है ना। तो उसको हम जब तक नहीं उठाते तब तो वो हिलता डुलता नहीं है, अपने जड़त्व में रहता है। तो ये कौन से गति से है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो आपका ऑप्शन होगा ए।
रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किसके सिद्धांतों पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। जो रॉकेट है वो संवेग का संरक्षण होती है। तो संवेग कब उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका संवेग ऊपर की होती है। जब ऊपर की ओर जाता है तो संवेग उसका नीचे की ओर होती है ना। तो इस प्रकार से संवेग के संरक्षण के अनुसार ही रॉकेट का सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? और जी का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवायर है। जब 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवायर है तो 10 को 60 से गुना कर दो, 600 न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 600 न्यूटन। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? कहने का मतलब है दो वस्तु है, उनके बीच की दूरी को आधा कर दिए तो दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है कितना हो जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाएगा। हाँ 4 गुना, पहला ऑप्शन। इसका क्या हो जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त में सभी। तो ध्वनि जो है हमारी जो आवाज़ है ठोस से भी गमन करती है, तरल से भी गमन करती है और गैस से भी करती है। यानी कि तीनों माध्यम से हमारी ध्वनि गमन करती है। उपरोक्त में सभी हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये है अनुदैर्घ्य तरंगे का, है ना, जो ऑप्शन ए है। मानव श्रवण की श्रेय प्रास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है 20 के एच जेड, है ना, 20 हर्ट्ज होते हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगर दो भिन्न भिन्न कणों के पदार्थ को हम रख देंगे और स्वयं मिल जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। जैसे कि चीनी और पानी के साथ दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों को हम रख देंगे। अगर चीनी को हम पानी में डाल देंगे तो उसको हिलाने डुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप मिल जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। जो स्वतः मिलता है, किसी मिलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 273.6 के होती है। केल्विन के मतलब होता है केल्विन, समझे ना। अब निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जाता है? देखिए अगर निम्नलिखित की बात की, अगर संपीड़ित की बात की तो संपीड़ित सबसे ज़्यादा गैसों में होती है। तो जहाँ पर गैस है वहीं पर सबसे अधिक संपीड़ित किया जाता है। जैसे कि है तेल, नमक, हाइड्रोजन गैस, जल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पर गैस है तो गैस में सबसे अधिक संपीड़ित किया जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो जल का। यौगिक मतलब क्या होते हैं? दो पदार्थों को मिलना यौगिक कहलाता है। तो जल में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जल। पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो हम बता देते हैं दोस्तों, पीतल जो बनी होती है जिंक और कॉपर से बनी होती है। Zn&Cu। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ में बदलना। देखिए जब जल से बर्फ बनता है तो बर्फ से पानी बनती है। भोजन का पाचन, भोजन का जब पाचन होता है तो उससे क्या फिर खाना बनती नहीं बनती है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती को पिघला करके फिर मोमबत्ती बनाया जाता है, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखिए लोहे के चूर्ण है, हम बालू में मिला देंगे तो फिर लोहे को फिर वापस निकाला जा सकता है ना, चुंबक के माध्यम से, है ना। तो ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या है? बी है, भोजन का पाचन। ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पाचन होने के बाद उसे पुनः भोजन आप बना नहीं सकते हैं। यानी उनकी गुण पहले जिस अवस्था में थी उस अवस्था में आप ला नहीं सकते हैं। 20वां प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है Na2O होता है, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, Na2O। इसका आंसर Na2O है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद होते हैं? इनकी एक फार्मूला होती है, तो फार्मूला के माध्यम अगर ग्राम जल में
कितने मोल होते हैं इसकी देखना चाहते हैं वीडियो, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। लेकिन हम इसमें मॉडल सेट है तो उसमें बता देते हैं कि 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। 36 ग्राम जल में 2 मोल होते हैं। देखिए C2H2 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी, एक कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो 2 कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो 6 + 6 12, और हाइड्रोजन भी कितना है 2, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होते हैं 1, तो 2 हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 2, तो 6 6 12, 12 और 2 कितना 14, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान आपका डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था 1857 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो इसको सिंपल से याद रखना, अगर इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो क्या करना है, 11 और 12 को जोड़ देना है, जितना आएगा वही उसका क्या हो जाता है परमाणु संख्या हो जाता है। तो 11 + 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन से परमाणु समान नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों, तो इसमें से जो होगा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों समान नहीं होंगे, ऑप्शन आपका डी हो गया। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, एक कोशिकीय जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है वो है आपका अमीबा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, तो लाइसोसोम का जो निर्माण करता है वो करता है गोल्जी उपकरण। 28वां प्रश्न, कोशिका झिल्ली की आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, अवशोषण विसरण, तो विसरण के द्वारा ही कोशिकाओं के आर पार पदार्थों का आना जाना होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 29वां प्रश्न है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो पौधे के शीर्ष पर विभोजी उत्तक पाया जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत मतलब होता है दुग्ध, दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन से है, क्योंकि श्वेत मतलब होता है दूध का रंग है ना, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है, तो इसमें धान, खरीफ फसल मक्का, खरीफ फसल अरहर, खरीफ फसल तो चना क्या हो गया रबी फसल, चना हो गया, दाल हो गया, ये सब लाहर हो गया, ये सब क्या हैं चना है, ये सब क्या है रबी फसल है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी चना। 33वां प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का स्वतंत्र मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं, उसका निवास स्थान, उसका पोषण की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना, उसके जनन की प्रक्रिया। तो जीवों के वर्गीकरण यानी कि अब जीवों का जो वर्गीकरण किए हैं, हर जीवों का वर्गीकरण अलग होता है, चींटी हो गई, बेल हो गई, तो इनके वर्गीकरण है, मानव का एक अलग वर्गीकरण है ना, तो इनका जो वर्गीकरण है मूलभूत लक्षण क्या है, वर्गीकरण क्यों किया गया है, तो इसके लक्षण है उसके पोषण की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए मानो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उससे अगर जानवर भी चावल सब्जियां खाते हैं, तो इससे क्या होती है पोषक जो स्तर है वो घट जाती है और लोग कुपोषण के शिकार होकर के इस दुनिया में नहीं रहते, मर जाते हैं ना। इसलिए सभी का जो है मूलभूत जो लक्षण है, स्वातंत्रिक जो वर्गीकरण किया गया है उनके पोषण के स्तर पर किया गया है, पोषण के स्तर पर किया गया है। पादव वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, पादव वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। दो, पादव वर्ग का जो उभयचर है वो ब्रायोफाइटा है। हवेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है, तो हवेल भी क्या है स्तनधारी है, इसे हम स्तनपायी भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 36वां प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। देखिए वैश्विक ऊष्मन यानी कि आग जलाने के लिए इनमें से कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन गैस है। 37वां प्रश्न है, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान परिवर्तन में, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी में, फेफड़े में संबंधित। देखिए अगर जल प्रदूषित होता है और उसका जो प्रवाह होता है क्या होता है? तो हैजा से होता है। देखिए अगर जल प्रदूषण होगा, अगर उसका हम उपयोग करेंगे तो हम हैजा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो किसके में प्रभावित होती है? हैजा में। तो 38 प्रश्न है और 38 प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक है यानी कि फैलता नहीं है, समीप जाओ कुछ भी करो फैलने वाला नहीं है। तो खांसी फैल जाती है, अगर कोई व्यक्ति के पास जाओ छींक दे तो खांसी फैल जाती है। हैजा भी हो जाता है, काला जार भी हो जाता है। रतौंधी जो है, रतौंधी मतलब क्या होता है? उसे दिखाई नहीं देना। अगर रतौंधी हो जाएगा तो ऐसा बात थोड़ी उसके संपर्क में जाएंगे तो हमको भी रतौंधी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी है, आंसर रतौंधी है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है? तो निम्नलिखित में जो दीर्घकालीन रोग की बात की जा रही है वो टीबी है। ये 6 महीने 7 महीने तक रहती है ना, ये दीर्घकालीन रोग है। जीवाणु निम्नलिखित में कौन वर्ग में आते हैं? 40वां प्रश्न है, जीवाणु निम्नलिखित में कौन सा वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा या प्लांटी? तो जीवाणु जो है वो प्लांटी वर्ग में आते हैं। और ये 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और